हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कैंसर के बारे में और इससे आगे का टॉपिक हम आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास कल हमने बात की थी कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या होता है और कैंसर कैसे कॉज होता है। तो कैंसर को आपने जाना कि जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं कभी कभी उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ अनवांटेड चेंजेस हो जाते हैं जिसे हमने म्यूटेशन कहा था। तो म्यूटेशन क्या होता है, जैसे कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे जीन के नंबर, सीक्वेंस या फिर उसके पैटर्न में कोई भी जब चेंजेस होता है तो जो नॉर्मल सेल होती है वो एबनॉर्मल सेल बन जाती है, यानी उसमें क्या होता है, कुछ चेंज हो जाते हैं। तो जब उस सेल में कोई चेंज हो गया तो उसे हमने क्या कहा, कैंसर सेल कहा। यानी कि आप देखेंगे कैंसर इज अ डिजीज इन विच द डैमेज और एबनॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग रैपिडली। यानी कि क्या होता है कि सेल्स का मल्टीप्लाई होना हमारी जो सेल होती है उनका नॉर्मल फीचर है। यानी जो आपकी जो हमारी जो सेल्स होती हैं, जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, मल्टीप्लाई होना एक नेचुरल स्वभाव है, एक स्वाभाविक गुण है। पर क्या होता है कि जब सेल में कोई चेंजेस आ जाते हैं, जैसे म्यूटेशन हो गया, तो वो क्या करेंगी, फिर वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगी, बहुत तेजी से करेंगी और उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो रुकेगा नहीं, यानी वो तेजी से डिवाइड करती रहेंगी और अपने नंबर को इंक्रीज करती रहेंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी सेल होती है, या तो वो डैमेज सेल है कि समहाउ क्या हुआ कि सेल डैमेज हो गई, उसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या फिर क्या हुआ कि सेल एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मैंने क्या बताया था, म्यूटेशन आपको बताया था। और म्यूटेशन कैसे हो रहा था, जब जो जीन होते हैं, हमारी जो सेल होती है, सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। तो जीन क्या होते हैं, जो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे कि जीन के नंबर में या तो चेंज हो गया या तो सीक्वेंस में हमने देखा चेंज हो गया, तो उसे हमने कहा म्यूटेशन। म्यूटेशन से जो सेल हमारे पास आई वो है एबनॉर्मल सेल, यानी वो सामान्य सेल नहीं है, वो असामान्य सेल है। इस सेल में क्या हुआ कि बहुत रैपिडली इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, यानी ये डिवाइड होते रहे। जैसे हमने देखा था 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और इनकी संख्या में बहुत वृद्धि होने लगती है। जब इनकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए तो हमने उसे क्या कहा था, ट्यूमर। यानी ट्यूमर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल या मास ऑफ सेल। यानी कि आप अगर साधारण भाषा में कहें तो जो एक आप देखेंगे कि किसी की बॉडी में आप कोई गुठली टाइप की देखते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारी सेल इकट्ठा हो गई हैं जो एक मास बनाती हैं। तो वो ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाती हैं, ट्यूमर बनाती हैं। तो ट्यूमर के बारे में आपने जाना था कि ट्यूमर 2 टाइप का होता है, और जो एक टाइप का जो ट्यूमर होता है वो कैंसर को कॉज करता है, और जो सेकंड ट्यूमर होता है वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट आपने पहले देखा प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल, यानी कि अभी हमने बात की नॉर्मल सेल के बारे में और जो कैंसीरियस सेल के बारे में। तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में कैसे ही आप डिफरेंस पता करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि जो दोनों सेल होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन। और कॉन्टैक्ट इनिबिशन में हमने क्या देखा था कि जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ये एक हमारा टिश्यू है, सेल्स है, यहाँ पे क्या हो रही है, सेल ग्रो कर रही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये है नॉर्मल सेल की बात, ये है नॉर्मल सेल की बात। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो ये सेल्स हैं इन्होंने एक दूसरे को टच किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेल ने ग्रो करना बंद कर दिया। अब जब यहाँ पे सेल ने ग्रो करना बंद कर दिया तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाएगी, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। यानी कि जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं तो एक दूसरे की वृद्धि को रोक रही हैं। इनिबिशन का क्या मतलब होता है, निरोध करना या रोकना। तो सेल क्या कर रही हैं, एक दूसरे को रोक रही हैं। ये आपने जाना है कि नॉर्मल सेल में क्या हो रहा है। अब ये क्या है, कैंसीरियस सेल है। यहाँ पे क्या हुआ, सेल ने ग्रो किया और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी क्या हो रही है, रुक नहीं रही है, यानी कि ये जो ग्रोथ है ये हो रही है।
तो आपने देखा कि जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या है, ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है जो कि कैंसीरियस सेल में नहीं होगी। कैंसीरियस सेल में क्या होगा, सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी बढ़ती जाएंगी और इतनी बढ़ती जाएंगी कि ये क्या करेंगी, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। यानी जिस भी ऑर्गन में ये हो रहा है वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें दबा देती हैं। उससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा या रुक जाएगा। उसके बाद क्या होती है, ये टूट टूट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती रहती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में। नेक्स्ट आपके पास डायग्राम आया था, ये है नॉर्मल सेल और ये है कैंसीरियस सेल। नॉर्मल सेल में क्या हो रहा है, एक सेल डिवाइड हो रही है, ये डिवाइड हुई, फिर इसने भी डिवाइड होना शुरू किया। सेम यहाँ ये भी ऐसे डिवाइड हो रही होगी। अब क्या हुआ, एक सेल ऐसी आ गई जो डैमेज हो गई। डैमेज होने के बहुत सारे रीजन आपको बताए गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, डैमेज सेल आ गई। अब जब डैमेज सेल आ गई तो सेल की यहाँ पे क्या हो गई, सेल डेथ हो गई, क्योंकि ये जो सेल है वो डैमेज हो गई है। अब सेल डेथ कौन करता है, आपको कल बताया गया था। क्या आप में से कोई आंसर करेगा कि जो सेल डेथ है वो कौन करता है, यहाँ पे जो भी डैमेज सेल होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जो सेल डेथ होती है वो हमारा इम्यून सिस्टम की सेल ही करती है। जब भी कोई सेल डैमेज हो जाती है या फिर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती है, तो जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस सेल को क्या कर देता है, वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैंसीरियस सेल होती है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी क्या है, ये डैमेज सेल है, पर ये डैमेज सेल क्या हुआ, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई, यानी ये खत्म नहीं होती है और ये क्या करती है, मल्टीप्लाई करती रहती है। अब आपने देखा एक सेल से यहाँ पे कितने सारे सेल का बंच यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिसे हमने क्या कहा, ट्यूमर कहा। तो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल सेल में और एक कैंसीरियस सेल में। यानी कैंसीरियस सेल क्या होती है, एक तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद वो अपनी जो वृद्धि होती है उसमें वो वृद्धि को नहीं रोकते, जैसे कि नॉर्मल सेल में हो रहा था। नेक्स्ट क्या आता है कि नॉर्मल सेल में जो डैमेज सेल होती है, डैमेज सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है ताकि वो जो सेल है वो डिस्ट्रॉय होकर वहाँ पे कोई नई सेल की ग्रोथ हो। तो कैंसीरियस सेल में क्या होगा, जो डैमेज सेल होंगी वो भी डिवाइड करती रहेंगी और सारी ही डैमेज सेल को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगी। सारी डैमेज सेल प्रोड्यूस हो रही हैं तो इनकी फंक्शनिंग भी क्या है, इनकी फंक्शनिंग सही से नहीं हो रही है। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस, यानी नॉर्मल सेल और कैंसर कॉजिंग सेल में डिफरेंस। नेक्स्ट आपने पढ़ा ट्यूमर के बारे में। तो ट्यूमर क्या है, यदि आप ट्यूमर को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ट्यूमर क्या है, एन एबनॉर्मल मास ऑफ द टिश्यू दैट फॉर्म व्हेन सेल ग्रो एंड डिवाइड मोर देन दे शुड और डू नॉट डाई व्हेन दे शुड। यानी कि ट्यूमर क्या होता है कि जब सेल कोई एबनॉर्मल सेल है वो डिवाइड करके क्या बनाती है, मास ऑफ सेल बनाती है, मास ऑफ टिश्यू बनाती है, यानी बहुत सारे सेल को इकट्ठा कर देंगी, बहुत सारे टिश्यू को इकट्ठा कर देंगे, मतलब वो एक क्या बनाते हैं, ग्रुप बन जाता है। तो उसे हमने कहा ट्यूमर, उसे क्या कहा, ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर के बारे में आपने जाना था, ट्यूमर दो प्रकार का होता है। सबसे पहला बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर में आपको बताया गया था ये कैंसर कॉजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड भी करती हैं और वो मास ऑफ टिश्यू भी बनाती है, यानी वो सेल का ग्रुप भी बनाती है। जैसे कि आप ये वाली इमेज देखेंगे, यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये तो क्या है, ये है नॉर्मल सेल। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल सेल है। जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है वो क्या है, ट्यूमर सेल है। अब ट्यूमर सेल में क्या हुआ, इन सेल ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और क्या बना दिया, वहाँ पे एक गुच्छा बना दिया, यानी सेल का एक गुच्छा बना दिया। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये इतना ही रहता है, ये ना तो अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा, ना ही ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पास होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक बार इसने ट्यूमर सेल को बना दिया तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल आपको बताया था, मोल, यानी जो आपके बॉडी में जो तिल होते हैं वो सारे क्या है, वो बेनाइन ट्यूमर का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर आता है उसमें क्या हो रहा है, आप सेकंड पिक्चर को देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पिंक कलर में जो ट्यूमर सेल होती हैं वो ग्रो करती जा रही हैं और जो
ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह ये क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यानी कि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन स्प्रेड इनटू और इन्वेड नियर बाय टिश्यू, यानी कि ये क्या करती है, पूरे टिश्यू में, पूरे जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो जाती है। किसके थ्रू, ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू, यानी ब्लड और लिव के थ्रू। तो इस जो इन सेल्स को हमने क्या कहा था, नियोप्लाज्म भी कहा था, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, मेटास्टैसिस कहा था। तो ये जो दोनों की डेफिनेशन आप अपनी बुक में नोट करेंगे यदि आपने कल नोट नहीं किया था। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया था वो है टीलोमरेज एक्टिविटी। तो इससे पहले जो भी हमने टॉपिक कवर किए थे ये हमने कल इसके बारे में जान लिया था। हमारे पास जो नया टॉपिक आएगा वो आएगा टीलोमरेज एक्टिविटी। तो टीलोमरेज एक्टिविटी में क्या हो रहा था, टीलो, आप सबसे पहले एक डायग्राम देखेंगे। ये वाला जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के टॉप पे आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर, जो ग्रीन सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये है टीलोमेयर। यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसके जो अपर एंड में यहाँ भी टेलोमेयर है, ये भी क्या है, टेलोमेयर है। तो नॉर्मल सेल में क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है, टेलोमेयर भी, जो क्रोमोसोम है वो भी डिवाइड करेंगे। आपने देखा हमारी सेल में क्रोमोसोम होते हैं। तो अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि हमारी सेल में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आप पहले ये स्टडी करेंगे कि हमारे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना होता है पर सेल में। तो जब सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है, क्रोमोसोम भी डिवाइड करेंगे, यानी कि जो नया सेल बनेगा उसमें भी उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। तो क्या होता है कि ये जो टीलोमेयर, ये जो आपने टीलोमेयर के बारे में देखा कि जो अपर एंड होते हैं क्रोमोसोम के, उसे हमने क्या कहा, टीलोमेयर कहा। तो जब क्रोमोसोम डिवाइड होता है, यानी जब सेल डिवाइड होती है, क्रोमोसोम डिवाइड होता है, तो टेलोमेयर का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। आप इस वाली पिक्चर में देखेंगे, इस वाली पिक्चर और इस वाली पिक्चर को कंपेयर करेंगे तो आपने ये जाना कि जो टेलोमेयर का जो साइज है वो कम होता जाता है। तो आपने देखा एक सेल से बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो टेलोमेयर होंगे, टेलोमेयर हर एक सेल, जब भी क्रोमोसोम एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, यानी जब भी क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, जैसे सेल डिवाइड हुई, क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, जब भी क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है तो टेलोमेयर का साइज छोटा होता ही जा रहा है। तो एक टाइम पे क्या आता है कि टेलोमेयर इतने छोटे हो जाते हैं कि जो सेल होती है, सेल की डेथ हो जाती है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो टेलोमेयर इंट अगर छोटे होते जाते हैं तो क्या जो जीन्स का जो नंबर है क्या वो भी कम होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम का साइज छोटा हो रहा है क्योंकि जो टेलोमेयर है वो क्रोमोसोम का पार्ट है। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो टेलोमेयर है वहाँ पे कोई ऐसे जीन प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि क्या किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपने ये वाला डायग्राम देखेंगे, नॉर्मल सेल है डिवाइड की, यहाँ पे टेलोमेयर जो है वो शॉर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइम के बाद जो सेल डेथ हो जाएगी, जो हेल्दी सेल थी, हेल्दी सेल में क्या हुआ, टेलोमेयर छोटे होते गए और यहाँ पे सेल डेथ हो गई। ये तो है एक नॉर्मल कंडीशन। बट क्या होता है कि टेलोमेरेज एक्टिविटी क्या होती है कि जो टेलोमेयर है, आप सेकंड डायग्राम को देखेंगे, ये जो टेलोमेयर है, ये टेलोमेयर यानी कि ये जो एक सेल है, सेल के अंदर क्रोमोसोम है। अब सेल ने डिवाइड किया तो क्या हुआ, क्रोमोसोम भी डिवाइड हुआ। तो आप देखेंगे कि ये जो पहले वाली सेल थी और जो बाद वाली सेल थी, तो उसके जो क्रोमोसोम थे, उसके जो टेलोमेयर थे, उसके टेलोमेयर में कोई डिफरेंस नहीं आया। यानी कि जितना इसमें टेलोमेयर था उतना ही इसमें भी टेलोमेयर है। तो ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक टेलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, कैंसीरियस सेल में। तो कैंसीरियस सेल में क्या होगा, टेलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और टेलोमेरेज एंजाइम यहाँ पे जो टेलोमेरेज छोटा हो रहा था उसे छोटे होने से बचाता है। यानी कि टेलोमेरेज एंजाइम किसे बचाएगा, टेलोमेयर को बचाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब कैंसर सेल के टेलोमेरेज छोटे ही नहीं हो रहे हैं, ये टूट ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, सेल डेथ तो यहाँ पे होगी ही नहीं। क्योंकि सेल डेथ का जो मेन रीजन हम देख रहे थे कि जो टेलोमेयर था, टेलोमेयर एंड छोटे होते ही जा रहे थे और इतने छोटे होते जा रहे थे कि पूरी सेल की डेथ हो जा रही थी। अब कैंसर सेल में हमने क्या देखा कि जो टेलोमेयर जो एंड थे वो छोटे नहीं होते थे,
और छोटे होने का रीजन, छोटे नहीं होने का क्या रीजन था? टेलोमेरेज एंजाइम, यानी कि टेलोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में टेलोमेयर छोटे नहीं हुए। छोटे नहीं हुए तो सेल की डेथ होगी ही नहीं, क्योंकि जितनी बार वो डिवाइड कर रहा है क्रोमोसोम का जो साइज है वो छोटा नहीं हो रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बंच ऑफ सेल बन गया है, यानी सेल का एक गुच्छा बन गया है। और कौन सा सेल? मैलिग्नेंट सेल, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर यहाँ पे फॉर्म हो गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे टेलोमेरेज एक्टिविटी कहते हैं। आप क्या करेंगे? आपने टेलोमेरेज एक्टिविटी की डेफिनेशन को नोट करना है, प्लस आपने ये जो दो डायग्राम है इसे भी अपने कॉपी में नोट करना है। चलिए, ये तो था टेलोमेरेज एक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, टाइप्स ऑफ कैंसर। जब भी आपने कैंसर के बारे में सुना होगा तो आपने अलग अलग नाम सुने होंगे। किसी को आपने सुना कि उसे ब्लड कैंसर है, या फिर किसी को क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है, और आपने बहुत सारे कैंसर के नाम सुने होंगे। तो ये जो कैंसर होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसी बेसिस पे हम कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कैंसर होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या होता है? ये जो कैंसर होता है ये एपिथेलियम टिश्यू में होता है। एपिथेलियम टिश्यू यानी जो भी ऑर्गन एपिथेलियम टिश्यू से बना होगा उस ऑर्गन में ये कैंसर होता है। अब आप देखेंगे कार्सिनोमास में कौन कौन से आते हैं। तो ये क्या आएगा? ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर जो होगा वो कार्सिनोमास कैंसर के अंदर आता है। स्किन कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, लंग कैंसर एंड अदर ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, यानी कि जो भी ऑर्गन एपिथेलियम टिश्यू से बना होगा वो किसके अंडर में आएगा? वो कार्सिनोमास के अंडर में आएगा। यानी कार्सिनोमास कैंसर किस में कॉज होता है? जो ऑर्गन एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं। आपने टिश्यू वाले चैप्टर में टिश्यू के बारे में जाना कि टिश्यू कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन किस टिश्यू से बने होते हैं। सेकंड हमारे पास आया लिम्फोमा। लिम्फोमा यानी कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है। जब आपने इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो ये वर्ड आपने सुना होगा। आपने एक वर्ड सुना, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से ये वर्ड कुछ मैच हो रहा है, यानी कि ये जो लिम्फोमा कैंसर होगा ये किसका कैंसर होगा? लिम्फोसाइट का कैंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास आया ल्यूकामिया। अब ये जो वर्ड है ये किससे वर्ड है? ब्लड से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये क्या कॉज करेगा? ब्लड कैंसर को कॉज करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आया वो है सार्कोमा। सार्कोमा जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? मसल से रिलेटेड है। यानी कि ये जो सार्कोमा कैंसर होगा वो कहाँ कॉज होगा? जो मसल्स हमारी होती है, जैसे कि आप इसमें देखेंगे कहाँ पे, मसल, ब्लड वेसल और कार्टिलेजिनस जो टिश्यू होते हैं। तो ये तो आपने जाना टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में। आपके पास कुछ इमेजेस आई हैं, जैसे सबसे पहला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा हमने क्या कहा था? जो एपिथेलियम टिश्यू से जितने भी ऑर्गन बने होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा सार्कोमा, यानी ये सार्कोमा है, और ये क्या है? ल्यूकामिया है। तो आप क्या करेंगे? आप इनकी भी डेफिनेशन नोट करेंगे कि किस किस ऑर्गन में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं। चलिए, तो आपने जाना किसके बारे में? टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कभी नहीं सुना कि किसी को कार्सिनोमास कैंसर हो गया या लिम्फोमा कैंसर हो गया। तो ये हम एक कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं। इन कैटेगरी में क्या आएगा? अब जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू से बहुत सारे ऑर्गन बने हुए हैं, तो जब भी किसी को बताया जाता है कि उसे कैसा कौन, जैसे कि उसे बताया गया कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है या स्किन कैंसर है, तो ये क्या होता है? ये ऑर्गन से हम नाम इंडिकेट करते हैं। जब हम कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी का नाम क्या आएगा? कार्सिनोमास आएगा। तो ये तो था टाइप्स ऑफ कैंसर। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉजेज ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर किन कारणों से होता है और क्यों कॉज होता है।
जी जो भी कैंसर के कारण होते हैं, यानी जिनके भी द्वारा कैंसर कॉज होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। यानी कि हो सकता है कि कैंसर किसी केमिकल की वजह से हो रहा होगा, किसी रेडिएशन के थ्रू हो रहा होगा, या किसी वायरस के थ्रू हो रहा होगा। इन सब को हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस कहते हैं, यानी इनको कंबाइंडली कार्सिनोजन कहा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कॉजेज होते हैं, कॉजेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। यानी कि जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो तीनों ही प्रकार के होते हैं। अब कार्सिनोजन को हमने कंबाइंडली कह दिया। कार्सिनोजन में क्या आती है? रेडिएशन भी आ जाती है। कार्सिनोजन में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि केमिकल्स आ जाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? जैसे वायरस आ जाते हैं। तो इन सबको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस कहते हैं। यानी कि कार्सिनोजन कौन होते हैं? जो भी कैंसर के लिए उत्तरदायी जो पदार्थ होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, उन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सिनोजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला जो होता है फिजिकल फैक्टर, यानी कि जो फिजिकल फैक्टर में क्या आएगी? रेडिएशन आती है, सच एज एक्सरे और गामा रे। जैसे कि जब आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, रेडिएशन के बारे में, तो आपने देखा होगा कि सूर्य से यूवी रेडिएशन निकलती है जो कि बहुत हार्मफुल होती है, जो क्या करती है? स्किन कैंसर को कॉज करती है। तो क्या हो गया? यूवी रेडिएशन जो एक्स रेज हो गई या गामा रेज हो गई, ये क्या है? कार्सिनोजेन है, जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये किस में आएंगे? फिजिकल फैक्टर में आएंगे। उसके बाद आएगा केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर यानी ये कुछ केमिकल से हो रहा होगा, और केमिकल कौन कौन से हैं? टोबैको एंड स्मोक। तो अब आप जान सकते हैं कि जो टोबैको यानी तंबाकू हो गया, या जो स्मोकिंग हम जो भी करते हैं, तो वो कितना खतरनाक है। जैसे टोबैको क्या करता है? टोबैको मुंह का कैंसर, यानी आपने देखा होगा किसी के मुंह में कैंसर हो जाता है, या स्मोक में क्या होगा? लंग्स से रिलेटेड डिजीज होगी। तो आपने देखा कि जो टोबैको और स्मोक जो लोग खाते हैं, तो उनमें क्या है? कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये किस कैटेगरी में आया? ये आया केमिकल वाली, जो केमिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी टोबैको और स्मोक भी क्या है? कार्सिनोजेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आया बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि जैसे कोई वायरस है, और वायरस के अंदर क्या होता है? एक ऑन्कोजीन होता है। ऑन्कोजीन क्या होता है? जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में एक जीन होता है, हमारी जो सेल्स होती है उनमें एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। अब प्रोटो ऑन्कोजीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में, यानी कि वो एक्टिव नहीं है। अब कुछ कार्सिनोजन जैसे उस पर एक्ट करेंगे, काम करेंगे, जैसे या तो यूवी रेडिएशन हो गई, जैसे टोबैको हो गया, या फिर कुछ और फैक्टर हो गए जिसे कार्सिनोजन ने उन पे काम किया, उस प्रोटो ऑन्कोजीन पे। और प्रोटो ऑन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो गया? ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मैंने कहा प्रोटो ऑन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया ऑन्कोजीन में। अब जो ऑन्कोजीन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कि जो आपसे पूछा जाएगा कि जो कैंसर होता है वो कौन से जीन की वजह से कॉज होता है, तो आपका आंसर आएगा ऑन्कोजीन। यानी ऑन्कोजीन की वजह से क्या होगा? कैंसर कॉज होगा। तो और ऑन्कोजीन क्या है? प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये तो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है ये। और ये क्या है? ये एक्टिव फॉर्म है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे परिवर्तित होता है? कार्सिनोजेन के प्रेजेंस के थ्रू। कार्सिनोजेन में आपने 2 पढ़े, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आपने रेडिएशंस पढ़ी थी। तो और जो केमिकल फैक्टर में आपने क्या पढ़ा? जैसे टोबैको, स्मोक होता है।
इसमें और भी बहुत सारे केमिकल्स आप पढ़ेंगे या देखने को आपको मिलेंगे, पर टोबैको और स्मोक क्या है, मोस्ट कॉमन है, जिसे हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हमें पता है। तो आप जब भी कोई टोबैको या फिर स्मोक करेगा तो आप उसे बता सकते हैं कि उसकी क्या क्या नुकसान है और क्या क्या उसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर में मैंने बात की थी, तो ये तो ऑन्कोजीन क्या था, ये हमारी बॉडी में ही फॉर्म हो रहा है। कुछ वायरस क्या होते हैं कि उनमें जो ऑन्कोजीन होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, यानी कि कैंसर कॉजिंग जीन वायरस में प्रेजेंट होता है, जिसे वायरल ऑन्कोजन कहते हैं। और जैसे कोई वो वायरस हमारी बॉडी पे एक्ट करेगा या हमारी बॉडी के संपर्क में आएगा तो वो इस ऑन्कोजीन को हमारी बॉडी में डाल देते हैं, और जिससे क्या होता है, ये ऑन्कोजीन क्या करेगा, कैंसर को कॉज करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सेलुलर ऑन्कोजीन हो गया, और बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सारे ही फैक्टर को हमने क्या कहा, हमने इनको क्या कहा, कार्सिनोजन का, यानी कार्सिनोजन हम कंबाइंडली सारे ही वर्ड्स को, सारे ही जो फैक्टर होते हैं उन्हें मिला के हम कहते हैं कार्सिनोजन। और कार्सिनोजन की कितनी कैटेगरी आपने देखी, 3 कैटेगरी आपने देखी। तो आप ये सारी कैटेगरी को अपने कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर का पता कैसे लगाया जाए। नॉर्मली जो बॉडी को देख के हम पता नहीं लगा सकते हैं कि किसमें क्या है, किसे कैंसर हो रहा है, किसे कैंसर नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है, कुछ टेक्निक है, कुछ विधियां है, कुछ मेथड है, जिसमें कि डायग्नोस करते हैं, यानी कि पता लगाते हैं कि इसे कैंसर है या नहीं है। सबसे पहले जो आपके पास आता होता है बायोप्सी। इसमें क्या होता है कि जैसे जो डैमेज एरिया है, डैमेज ऑर्गन है, या फिर जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे क्या करते हैं कि टिश्यू का एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, या मतलब टिश्यू को ले लेते हैं और उसे फिर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो जिन भी टिश्यू में कैंसर होता है उनमें कुछ वियर्ड से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो बायोप्सी में क्या किया कि टिश्यू की हेल्प से कैंसर को डायग्नोस किया। नेक्स्ट जो आता है, क्या आता है, रेडियोग्राफी टेक्निक। रेडियोग्राफी टेक्निक में क्या होता है कि रेडिएशन के थ्रू क्या होती है, इमेज निकाली जाती है, और वो कौन सी इमेज होती है, 2D। इससे क्या होता है कि इससे पता चलता है कैंसर है या नहीं है। तो रेडिएशन कौन सी होगी, वही एक्सरेज जो अभी हमने पढ़ी थी। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा और आना भी चाहिए कि अभी तो हमने कहा था कि जो एक्सरे गामा रेज होती हैं वो क्या होती हैं, वो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कैंसर को कॉज करते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को हम डायग्नोस में भी यूज कर रहे हैं, यानी कैंसर का पता लगाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि इंटेंसिटी पे बेस्ड होता है, यानी कि जो हमने रेडियोग्राफी जो टेक्निक हमने यूज की उसकी जो इंटेंसिटी वो कम थी, और जैसे कि मैंने कहा कि जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे भी क्या होता है, कैंसर कॉज हो सकता है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। जैसे कि जो स्किन कैंसर होता है वो यूवी रेडिएशन से ज्यादा होता है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी। बट जो एक्सरेज हमने इस टेक्निक में यूज की उसकी इंटेंसिटी या उसकी तीव्रता क्या थी, बहुत कम थी। तो आप जानेंगे कि इंटेंसिटी पे बेस्ड होता है कि किस रेडिएशन से क्या हो रहा है, कैंसर कॉज हो रहा है, किस रेडिएशन से जो कैंसर को डायग्नोस किया जा रहा है। और एक और क्वेश्चन कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो सूर्य से जो यूवी रेडिएशन निकलती है बहुत हार्मफुल होती है, हमारे स्किन कॉज कर सकती है, स्किन कैंसर को कॉज कर सकती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि क्योंकि हम तो डेली जो धूप के संपर्क में आते हैं। तो आपने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा। ओजोन लेयर का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि जो हार्मफुल रेडिएशन होती है वो उन्हें पृथ्वी पे आने ही नहीं देता है और वहीं से वापस भेज देता है। इस वजह से हम क्या होता है, हम धूप के संपर्क में आने के बावजूद भी जो स्किन कैंसर है वो हमें नहीं होता है। अभी आपने पढ़ा होगा कि जो ओजोन लेयर में छेद होना शुरू हो रहे हैं, जिससे क्या है स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये तो क्या था, ये यूवी रेडिएशन के बारे में था।
नेक्स्ट आता है सीटी स्कैन। अब सीटी स्कैन में भी क्या होती है, एक्सरेज ही यूज होती हैं, बट ये कैसी इमेज देता है, ये 3D इमेज को देता है। 3D इमेज और ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो इन दोनों में ही क्या है, एक्सरेज यूज हो रही है, किसमें, रेडियोग्राफी में भी और जो सीटी स्कैन है उसमें भी। नेक्स्ट आपके पास आएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, यानी इसे हमने क्या कहा, MRI कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, MRI कहते हैं। अब MRI में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी रेडिएशन यूज नहीं हो रही है। तो माना जाता है कि ये सबसे क्या है, अच्छा एक तरीका है जो कैंसर को डायग्नोज करने का तरीका है। इसके अलावा आपके पास और आएंगे जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक होती हैं, या लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, या फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे, क्योंकि जब भी आपके पास जो क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, फिर इन पॉइंट्स को लिखेंगे और उन पॉइंट्स के अंदर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि बायोप्सी क्या होती है, रेडियोग्राफी टेक्निक क्या होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो ये तो आपने देखा कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है ट्रीटमेंट, यानी कि जो कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सर्जरी हो गया, या कीमोथेरेपी हो गया, या रेडिएशन थेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया, और ये है टारगेटेड थेरेपी हो गया। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के बारे में आप क्या करेंगे, घर से पढ़ के आएंगे। सो क्लास, आज आपने जाना कि जो कैंसर होते हैं, हम कैंसर को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। इससे आगे का जो सेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।